बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो ऑर्गेनेली डिस्कस करेंगे या फिर जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे उसमें से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है साइटोप्लाज्म होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो सारा जो एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बगैर जो प्रोटोप्लाज्म पर मुश्तमिल होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनेलीज़ वगैरह इन्वॉल्व होती हैं, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, न्यूक्लियस होता है, प्रोटोप्लाज्म को हम न्यूक्लियस में तकसीम करते हैं और साइटोप्लाज्म में तकसीम करते हैं। ये हमने पढ़ लिया बेसिकली। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस हमारे पास होता है। एक्वस ग्राउंड जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हल हुई होती हैं, वेस्ट मटीरियल, सॉल्युबल वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनेलीज़ वगैरह होती हैं। और सॉल्युबल पार्ट जो होता है साइटोप्लाज्म का उसको साइटोसोल कहते हैं। तो जो इसकी कंपोजिशन की बात करें तो 90% इसमें क्या होता है? वाटर होता है। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs अक्सर पूछा जाता है। तो ये साइटोसोल इट फॉर्म द सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल द फंडामेंटल बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ एंड ऑफ द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। वो जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उन सब का ये एक सोल्यूशन बनाता है साइटोसोल। इसमें अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात करें, जो अमीनो एसिड वगैरह होते हैं, ग्लूकोज, वाटर मॉलिक्यूल्स, तो को वो ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं। और हमारे पास अगर लार्ज मॉलिक्यूल होंगे इसके, जैसे प्रोटीन वगैरह हैं लार्ज मॉलिक्यूल, तो वो हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन बनाएंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस जिसकी सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान इसकी होती है, दरमियान का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर इसकी बात करें हम, न्यूक्लियस है, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ हमारे पास रीजन होगा वो क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन में से वो क्या होगा? जेल टाइप कंसिस्टेंसी होगी उसकी, और उसको आमतौर पर हम क्या कहेंगे? साइटोजेल। और जो हमारे पास न्यूक्लियस के करीब होगा वो उसकी जो है कंसिस्टेंसी और उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, और उसको कहेंगे हम साइटोसोल आम तौर पर। तो साइटोप्लाज्म के आगे हम फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन में मुख्तलिफ स्टोरेज के तौर पर काम करता है। बेसिकली ये मुख्तलिफ किस्म के आइंस और वेस्ट वगैरह को क्या करता है? स्टोर हाउस करता है। स्टोर हाउस और वाइटल केमिकल्स, ये इसका बेसिक काम है हमारे पास। और बाकी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे हमारे पास अगर ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो वो कहाँ होती है? हमारे पास साइटोप्लाज्म में होती है। इसी तरह राइबोसोम से जो प्रोटीन बनने का काम है वो RNA से प्रोटीन, RNA को यूज़ करते हुए राइबोसोम से जो प्रोटीन बनती हैं वो भी हमारे पास कहाँ? साइटोप्लाज्म में होती हैं। और इस तरह ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म में होता है। आगे ऑर्गेनेलीज़, वो मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनेलीज़ जो है वो यूकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज़, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज़, और हमारे पास मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज़ और साइटोस्केलेटन वगैरह जो है ना इसमें सस्पेंडेड होते हैं। तो इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, राइबोसोम, लाइसोसोम्स एंड ड्यूल्स। आगे फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेलीज की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होती है जैसे, और जैसे हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होती है, वो साइक्लोसिस की मूवमेंट की वजह से इधर उधर मूव करती रहती है। साइक्लोसिस मूवमेंट क्या होती है? स्ट्रीमिंग मूवमेंट आती है। साइटोप्लाज्म की एक्टिव मैस मूवमेंट होती है जो कि साइटोस्केलेटन के ज़रिए से होती है। स्ट्रीमिंग मूव और एक्टिव मैस मूवमेंट होती है। अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ये क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम न्यूक्लियस के साथ देखें तो नेटवर्क होता है, ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है एक चैनल का। तो ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। आगे इसकी जो है बात करें तो ये इस न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है, कंटिन्यूस विद न्यूक्लियस, और बाकी आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये जो है ना जाता है। चैनल दैट आर कंटिन्यूस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस होता है एंड अपीयर टू बी इन कंटैक्ट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है और इसकी अपीयरेंस जो है सेल टू सेल वेरी करती रहती है। और ये जो मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है वो सिस्टर्नल स्टॉक्स के ज़रिए से दूसरे जो सेल होता है साइटोप्लाज्म से उधर से इसको अलग किया जाता है। इसके मेम्ब्रेन्स को स्पेशल वेसिकल्स को स्फीरिकल और ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन्स के ज़रिए से अलहदा किया जाता है जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी। आगे ये कहीं पे लिखा होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ए ट्यूब्यूल होता है, तो वो एक लेबिरेंथ मतलब भूल भुलैया की तरह का होता है। मिलर एंड हार्लेक की बुक में ये टर्म उसने यूज़ की है कि लेबिरेंथ ऑफ ट्यूब्यूल होता है, तो ये भी पूछ सकता है इस तरह। आगे मॉर्फोलॉजी के फॉर्म्स और टाइप्स की बात करते हैं इसकी। तो इसकी मॉर्फोलॉजिकली 2 टाइप होती हैं, एक रफ फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER होता है और दूसरा हमारे पास स्मूथ फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जिस होता है रफ फॉर्म पे हमारे पास राइबोसोम होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है रफ फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल ये जो अटैच होता है। उसके बाद पीछे जो है रफ फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो राइबोसोम इस पर अटैच होते हैं। तो इसका बुनियादी मकसद हमारे पास बुनियादी काम क्या हो गया, प्रोटीन्स बनाना, प्रोटीन्स मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स बनाना। आगे मुख्तलिफ़ किस्म के जो लाइसोसोम के एंजाइम हैं वो भी राइबोसोम के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही बनते हैं, फिर उसको गाल्जी से आगे पैक किया जाता है तो बड़े डाफ होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की हम बात करें तो ये मेटाबॉलिज्म में ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म में, स्टार्च के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च ये बुनियादी तौर पर करता है, स्टीरॉयड वगैरह कोलेस्ट्रोल वगैरह के ये क्या करता है सिंथेसिस करता है। आगे ट्रांसपोर्ट जो है मुख्तलिफ़ किस्म की उसमें भी मदद करता है, जैसे हमारे पास राइबोसोम के अंदर एंजाइम वगैरह बन रहे हैं, प्रोटीन वगैरह बन रही हैं, यहाँ से आएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसके ज़रिए से यहाँ से बड़े होकर के हमारे पास गाल्जी अपरेटस की तरफ ये जाएंगे। इस तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास क्या करता है ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है। और नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, जो भी हार्मोन्स काम जो ड्रग्स वगैरह होती हैं उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होती है, ज़्यादातर हमारे पास लीवर में। इस तरह लीवर सेल जो है उसमें ज़्यादातर ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही पाए जाते हैं। और दूसरी आगे इसका नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ नर्व इम्पल्स में भी किसी जगह पे मदद करता है, और कुछ अगर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस में भी मदद करता है। जैसे हम स्मूथ फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स मसल में ज़्यादा पाया जाता है, इसको हम उधर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। तो इससे कैल्शियम आयन्स ये क्या है कैल्शियम आयन की स्टोरेज के तौर पर भी काम करता है हमारे पास। आगे इन दोनों के स्ट्रक्चर को कंबाइन करें तो ये दोनों सेल की सपोर्ट में मदद करते हैं। इस तरह मसल सेल में भी पाए जाते हैं ज़्यादातर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, और ज़्यादातर जो सक्रीशन के साथ जिनसे प्रोटीन बननी होती हैं, जैसे हमारे पास पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज में ज़्यादातर कौन से पाए जाएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इधर हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो गया हमारे पास, ये सिस्टर्नल मेम्ब्रेन ये इसका स्ट्रक्चर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम ग्रैनुलर सब्सटेंसेस इसके साथ अटैच है, और ये न्यूक्लियर एनवेलप के साथ अटैच होता है, उधर से आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ अटैच होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। आगे नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गाल्जी अपरेटस। गाल्जी अपरेटस कैमिलो गाल्जी की डिस्कवरी की बात करें तो कैमिलो गाल्जी ने 1898 में सबसे पहले इसको डिस्कवर की थी। केपी की बोर्ड में ये इसके यूनिट्स को डिक्टियोसोम का भी नाम दिया गया है, और ये वर्चुअली ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, और फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स सिस्टर्नल पर मेम्ब्रेन सिस्टर्नी पर मुश्तमिल होती है। वही जो प्रोटीन्स बड होके आ रही होती हैं हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो बड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए कहाँ आती हैं गाल्जी अपरेटस की तरफ।
वही फिर मिल के आपस में फिज़िकल फ्यूज़ हो के गाल्जी फिज़िकल फ्यूज़ हो के हमारे पास गाल्जी बॉडी बनाती हैं और वो एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाती हैं, तो गाल्डी फिज़िकल मतलब ये कम्प्लेक्स जो है सिस्टम ऑफ टिब्यूल्स जो है इसको क्या कहते हैं हम, जो अराउंड सेंट्रल स्टॉक होता है गाल्जी कम्प्लेक्स। तो गाल्जी एसोसिएटेड विजिकल गाल्जी कम्प्लेक्स मतलब इस तरह विजिकल से आगे हमारे पास गाल्जी कम्प्लेक्स बनता है जो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होती जाती हैं। ये छोटी गाल्जी विजिकल आती हैं, इधर एक दूसरे के साथ मिलती हैं, इस तरह हमारे पास पैक करती हैं गाल्जी अपरेटस को, और न्यू विजिकल जो है इधर फॉर्म बनती है और उधर से हमारे पास बर्ड ऑफ होती है मच्योरिंग फार्मिंग फेस। इसका जो वैक्स फेस होता है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है उसको हम फार्मिंग फेस कहते हैं, और यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट विजिकल आगे बर्ड ऑफ हो जाती हैं, दूसरे ट्रांसपोर्ट की जाती हैं सेल को, और वो वाला रीजन हमारे पास इसका क्या होता है कनकेव होता है जिसको फार्मिंग फेस मच्योरिंग फेस भी कहते हैं, और फार्मिंग फेस को सिस और इसको ट्रांस फेस भी हम कहते हैं आमतौर पर। ये इसके फेसेस की बात हो गई हमारे पास। आगे हम बात करें विजिकल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ज़रिए से आती हैं और वो बनते हमारे पास मटेरियल्स प्रोटीन वगैरह जो गाल्जी अपरेटस में आती हैं, तो वो कहाँ से बनते हैं, इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वजह से वो इधर आ जाते हैं। तो फेसेस भी हो गए, और इस तरह नंबर ऑफ जो सिस्टर्नी जो है पर मुश्तमिल होते हैं, कई किस्म की सिस्टर्नी पर मुश्तमिल होती है ये गाल्जी विजिकल्स। और इसका काम क्या है पैकेजिंग। अब इसके फंक्शंस की तरफ आएंगे हम नीचे। आगे गाल्जी कम्प्लेक्स का ज़्यादातर काम हमारे पास क्या है सेल सेक्रीशन में मदद करती है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रोटीनेस ये सेक्रीशन होती हैं वो क्या होती है गाल्जी अपरेटस के ज़रिए से होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन आ रही होती हैं गाल्जी कम्प्लेक्स में उसको क्या करती है पैकेजिंग करती है, उसको सॉर्ट आउट करती है और उसको मुख्तलिफ पैकेजिंग में कन्वर्ट करती है, और वहाँ उससे आगे आके इसकी डिटर्मिनेशन की जाती है कि इसने यहाँ जाना है, इसने यहाँ जाना है, और मुख्तलिफ किस्म की अपनी साइट्स पे इनको भेज देती है कि सेल के अंदर इसने कहाँ कहाँ जाना होता है, और वो भी इधर से ही डिटरमाइन किया जाता है। जैसे पंक्रियाज से मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रैन्यूलर एंजाइम वगैरह बनते हैं, तो गाल्जी कंप्रेस वो ग्रैन्यूल बनाने में भी हमारे पास मदद करता है। बाकी हमारे पास एंजाइम्स वगैरह प्रोटीन वगैरह जिन्होंने ट्रांसपोर्ट होना होता है सेल के अंदर, वो भी क्या करते हैं क्या करते हैं यहाँ से गाल्जी अपरेटस से गुजर के ही बहर जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम जो लाइसोसोम्स के होते हैं वो पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं, फिर गाल्जी कम्प्लेक्स में आते हैं, फिर उधर से हमारे पास जहाँ उन्होंने जाना होता है पैकिंग होके लाइसोसोम्स की फूड वैक्यूल के साथ अटैच होना होता है, तो वहाँ वो चले जाते हैं। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन्स और लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट को अटैच करती है, और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड हमारे पास बनाने में भी मदद करती है। आगे इसकी और बात करें जो फेडरल में कुछ थोड़ी बहुत और भी इसकी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये क्या है करती है हमारे पास फ्रैगमोप्लास्ट बनाती है, और सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए भी मटीरियल क्या होता है गाल्जी अपरेटस से ही हमारे पास बनता है। तो ये हो गया हमारे पास पंजाब बुक से गाल्जी अपरेटस। अब अगर हम इसके ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये न्यूक्लियस हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास ट्रांसपोर्ट हमारे पास ये कहाँ जाएंगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सेक्रीशन निकलेगी वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट वेहिकल की सूरत में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेंगी वो कहाँ चली जाएंगी गाल्जी अपरेटस में। गाल्जी अपरेटस में उनकी मॉडिफिकेशन होगी फार्मिंग फेस, और इधर मच्योरिंग फेस, इधर से जाते हुए उनकी पैकेजिंग होगी सॉर्ट आउट होगी, और हमारे पास ये लाइसोसोम वगैरह बनेंगे, और पाराक्सीसोम ग्लाइऑक्सीसोम वगैरह वो भी हमारे पास गाल्जी कम्प्लेक्स से ही बनते हैं। और कुछ मटेरियल जिन्हें ट्रांसपोर्ट होना होता है सेल के बाहर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इधर बाहर निकल जाते हैं। कुछ लाइसोसोम वगैरह पैकेजिंग होती है जिसकी, तो वो क्या होता है गाल्जी उधर पैकेजिंग होकर सेल के अंदर ही यूज़ होते हैं। तो बाकी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए से अंदर आते हैं बड ऑफ ओके मटीरियल्स। साइटोप्लाज्म अगर हम पढ़ें फेडरल की बुक से
तो ये भी तकरीबन वैसे ही है, मतलब ये साइटोप्लाज्म हमारे पास पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। लेकिन मेजर डिफरेंस क्या है इसमें कि साइटोस्केलेटन जो होता है यूकैरियोट्स में और इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं वो हमारे पास नहीं पाई जाती प्रोकैरियोट्स सेल में। फिजियोकेमिकल नेचर की बात करें तो 90% हमारे पास ये क्या होता है, वाटर पर मुश्तमिल होता है और ऑल फंडामेंटल बायोमॉलिक्यूल ऑफ लाइफ ये बनाता है वही बिल्कुल। कई किस्म के डिज़ॉल्व गैसेस हार्मोन वगैरह होते हैं। और अगर बात करें इनर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म दी न्यूक्लियस, इनर पोर्शन की बात करें साइटोप्लाज्म की, जो ये हमारे पास हमने देखा था न्यूक्लियस के करीब होता है वो साइटोसोल होता है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है वो साइटोजेल होता है। और स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, साइक्लोसिस वो भी इसके ज़रिए से होती है। मेटाबॉलिक रोल और स्टोरेज रोल की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। और साइटोजेल इज़ यूज्ड कंसर्न विद स्टोरेज ऑफ यूजफुल कंपाउंड विच इज़ सबसीक्वेंटली यूज्ड इन वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़ एंड वेस्ट कंपोनेंट विच इज़ एलिमिनेटेड फ्राम द सेल्स। मतलब ये ज़्यादातर जो साइटोजेल होती है ये ज़्यादातर यूज़फुल जो है मटेरियल की स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। आगे सेल ऑर्गेनेलीज की बात करें तो क्या आता है हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेट ऑफ सिस्टर्नल इलांगेटेड क्लोज्ड सैक्स होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की अगर बात करें तो मसल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके साथ अटैच होती हैं प्रोटीन्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके साथ प्रोटीन अटैच नहीं होती हैं। और वो ट्रांसलेशन में कौन सी मदद करते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो अपीयर स्मूथ होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे और कई किस्म के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में, पॉइजनस की डिटॉक्सिफिकेशन में इस्तेमाल होता है जो पहले भी हमने पढ़ चुका है। और कैल्शियम आयन के स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है, कैल्शियम वे भी हमने पढ़ लिया है। और गाल्जी कम्प्लेक्स की तरफ भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होके आ रहे होते हैं सेक्रीशन वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से ही आती हैं। कोई नहीं, इतना डिफरेंस है ही नहीं। मैकेनिकल सपोर्ट दोनों मिलकर प्रोवाइड करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो चुका है पहले गाल्जी कम्प्लेक्स के मेलो गाल्जी ने 1898 में इसको डिस्कवर किया था। वही सिस्टर्नल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होता है। गाल्जी वेसिकल्स इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। आगे फिर फार्मिंग फ़ेज़ की बात आता है, सिस फेज़ की बात और ट्रांस फेज़ की बात, मैच्योरिंग फेज़ की बात। और इसकी क्या काम है, प्रोसेसिंग ऑफ सेक्रीशन होता है, एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे फेराग्मोप्लास्ट वगैरह बनती है, सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। फार्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिपिड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल वही है, इतना मतलब डिफरेंस है ही नहीं सेल में। और एक और मज़े की बात आपको अगर मैं बताऊं तो ये हमारे पास अगर सेल वाला चैप्टर अगर इधर से हमने फेडरल से पढ़ लिया है और मैंने पढ़ लिया उधर से पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से, तो फिर केपी के बोर्ड से अलहदा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका 99% जो है पीटीपीसीबी से मिलता जुलता है और बाकी 1% भी कवर हो जाता है अगर हम फेडरल की बुक और के पीटीबी की बुक को पढ़ें। बाकी दूसरे चैप्टर हम पढ़ेंगे 12, तो ये नहीं पढ़ेंगे हम केपी के से।